हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और कल ना हमने सेकेंड यूनिट कवर कर लिया था। बेसिकली योगा के अंदर तुम्हें 2 चैप्टर्स में से एग्ज़ाम आने वाला है, जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन है। और एक तो है सेकेंड यूनिट जो हमने कल कवर अप कर लिया था। आज हम थर्ड यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ तुम्हारा योगा का सिलेबस हो जाएगा। फिर वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रह जाएगा, वो 5 मार्क्स का है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। वो भी तुम देख लेना। कल मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था वो आज भी एक बार दोबारा से डाल दूंगा। एनसीईआरटी मैंने योगा की भी दे रखी है, और जो 5 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना, उसकी भी एनसीईआरटी अवेलेबल है होगी डिस्क्रिप्शन में। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, और इनको भी तुम डिस्क्रिप्शन में से लिंक इनका भी मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन नोट्स खुद के बना लेना, बिकॉज़ पता क्या होता है, जब तुम खुद के बनाओगे तो तुम्हें एक तो याद रहेगा, ठीक है। कल भी जैसे मैंने बोला था कि खुद के जब तुम नोट्स बना रहे हो ना, तो मेमोराइजेशन तुम्हें इजी हो जाता है। जैसे मैं अभी ये दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है सीपीआर का फुल फॉर्म, इतना बड़ा वर्ड है, तो इसको तुम कैसे याद करोगे। तो जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें स्पेलिंग याद हो जाएंगे, तो एग्ज़ाम में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे। एंड लेट अस स्टार्ट। सो पहला जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ फर्स्ट एड एंड सीपीआर। फ़र्स्ट एड क्या होता है, तुम्हें फ़र्स्ट एड बॉक्स देखा है ना। हम यहाँ पे बॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। फ़र्स्ट एड यहाँ पे जो चैप्टर में फ़र्स्ट एड का मीनिंग है, अगर किसी को कोई इंजरी होती है तो पहली ट्रीटमेंट क्या होती है, पहली बार हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं। फ़र्स्ट एड बॉक्स भी तो यही होता है, उसमें कुछ बैंडेज होती हैं, ठीक है, कुछ दवाई होती है। तो जब पहली बार हम कुछ इंजरी होगी, मेजर इंजरी होगी, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम वो फ़र्स्ट एड से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। सो यहाँ पे फ़र्स्ट एड में हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक है सीपीआर और एक है एईडी। पहले हम सीपीआर की तरफ देख लेते हैं। ये होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससुएशन। पता है क्या है, ये जो स्पेलिंग है ना, ये तुम्हें एक बार लिख के देखने पड़ेंगे, बिकॉज़ ये थोड़े से कन्फ्यूज़न है। RESUSCIATATION, ठीक है, एक बार याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीआर की। क्या होता है कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियो सबने सुना है ना। कार्डियो क्या होता है, कार्डियो हार्ट के रिलेटेड होता है। तो जब किसी को कोई हार्ट अटैक आता है, लेटर से तुम भाई जा रहे हो, तुम सड़क पे खड़े हो और तुम्हारे साइड वाला बंदा है, बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब तुम क्या करोगे। अब तुम्हें तो कोई आइडिया नहीं है कि हार्ट अटैक अटैक को कैसे ट्रीट करते हैं। हाँ, तुम्हें ये बात पता है कि एम्बुलेंस को बुलाना होता है, वो भी आई डोंट नो हमारे यहाँ पे आती नहीं है, पता नहीं कितने टाइम बाद आएगी। लेकिन उतने टाइम तक अगर वो बंदे के पास सिर्फ 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, तो उन 10 मिनट को तुम कैसे हैंडल करोगे। सो सीपीआर आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए, बिकॉज स्कूल में चलो अभी तो तुम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी यार ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिकल जब तक तुम नहीं देख रहे हो, एक डमी मॉडल यूट्यूब पे जाना, सीपीआर सर्च करना, तो वहाँ पे डमी मॉडल का यूज़ करके तुम्हें सीपीआर समझा रहे हैं वो लोग, वहाँ से तुम्हें एक्चुअल में समझ आएगा। ये सब थियोरेटिकली ठीक है, एग्ज़ाम में नंबर आ जाएंगे, बट एक्चुअल में जब रियल लाइफ सिचुएशन आती है ना, उसे कैसे हैंडल करना है वो हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट एड एंड सीपीआर की बात कर रहे थे, तो भाई क्या करोगे अगर कोई गिर रहा है, फ़ोन खोलोगे क्या, लाइक उसकी फ़ोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे, टिकटॉक बनाओगे। अगर टिकटॉक नहीं बनाना, अगर उसको एक्चुअल में उसको सेव करना है, उसकी जान बचानी है, तो हम सीपीआर की डिटेल में स्टडी करेंगे। और एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एईडी। एईडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लो, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। इसकी भी एक बार स्पेलिंग ठीक है पढ़ लेना, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, बिकॉज स्पेलिंग एक बार तुम्हें देखने पड़ेंगे। एंड इट इज़ यूज फॉर गिविंग शॉक्स इन कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है ना, तुमने मूवीज़ देख रखी हैं, तो उसमें एईडी यूज़ होता है। एईडी क्या होता है कि तुम उसको चेस्ट पे लगाते हो और एकदम से शॉक शॉक लग जाता है, सो उसको हम एईडी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एईडी तुम्हें सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब तुम्हें एक्चुअल में उसकी नॉलेज है, तुम्हें चलाना आता है, ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट में यूज़ होता है। अरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पुलिस अरेस्ट या ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। कार्डियक मतलब जब हार्ट फेल हो जाता है ना, उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसमें ना हमें 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स में, और वो 4 पता क्या हैं, ABCD। ए से मतलब है एयरवेज, बी से है ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन और डी से डिसेबिलिटी। तुम्हें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, उसकी एयरवेज क्लीन होने चाहिए, यानी कि जो रेस्पिरेटरी जो पैसेज होती है
वो एकदम साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे हमने करना है। सेकंड है उसकी बंदे की ब्रीथिंग चल रही है, उसकी सर्कुलेशन चल रही है और उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है बॉडी को फंक्शन करने में, मूव करने में, ठीक है। तो तुम क्या क्या स्टेप्स लोगे अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो जाता है? सबसे पहले यू नीड टू चेक द इन्वायरमेंट। कुछ इन्वायरमेंट में बंदे को हार्ट अटैक हो रखा है, मान लो वो किसी मॉल में था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और सांस नहीं आ रही है, तो ऑब्वियस है ना, कई कई लोग होते हैं वहाँ पे, लेट से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है। पहले तो तुम्हें इन्वायरमेंट चेक करना है कि अच्छा ये इन्वायरमेंट में मैं सीपीआर नहीं कर सकता, पहले मुझे इसे बाहर ले जाना पड़ेगा, फिर मुझे जाके सीपीआर करना है। सो पहला जो हमारा चेक है वो होता है इन्वायरमेंट। सेकंड होता है कि बंदा कॉन्शियस है या नहीं, कॉन्शियस और नॉट। और थर्ड जो पॉइंट है ना, पता है क्या है? शाउट। लिटरली एनसीईआरटी में यही लिख रखा है। तुम्हें पता क्या करना है? उसके ऐसे, उसको ऐसे बुलाना है, ए सुन, तुम्हें शाउट करना है, उसका नाम बोलना है, ओ हेलो, आ रहा है क्या, तू जाग रहा है क्या, तुम्हें पूछना है उससे। एंड फोर्थ है कॉल हेल्पलाइन। तो भाई जब तुम शाउट कर लेते हो ना, बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, फिर तुम्हें जाके हेल्पलाइन को कॉल करना है, ठीक है। वैसे ये पहले ही कर देना चाहिए था। एंड फिफ्थ इज़ फील द चेस्ट मूवमेंट एंड पल्स। तुम्हें उसकी चेस्ट की मूवमेंट को, पल्स पता क्या होती है? पल्स जैसे तुम अपनी आर्म होती है ना, उसमें भी तुम अपनी पल्स को फील कर सकते हो, वो तुम्हारी हार्ट बीट से अलाइंड होती है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ गो फॉर एईडी एंड सीपीआर। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं सीपीआर एक्चुअल में क्या होता है। सो सीपीआर ना, तुम दो तरीके से, अगर तो तुम्हें सीपीआर करना नहीं आता है, पहले तुम वो स्टडी कर लेते हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हो रखी है और तुम सबकी ऑलमोस्ट ट्रेनिंग नहीं हो रखी है, बिकॉज हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जो डमी मॉडल होता है उस पर एक्चुअल में ट्रेनिंग होती है सीपीआर की, ठीक है। सो नॉट ट्रेंड, हैंड्स ओनली सीपीआर। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है सीपीआर क्या करना है, तुम्हें सिंपल क्या करना है, उसके चेस्ट को 100 टाइम्स कंप्रेस करना है 1 मिनट में। सो 1 मिनट में तुम्हें 100 टाइम्स कंप्रेस करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में तुम्हें एक बार से ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा 100 टाइम्स को पूरा करने के लिए। और अगर तुम ट्रेंड हो, अगर तुमने सीपीआर करना आता है, फिर तुम्हें 30 चेस्ट कंप्रेशंस करनी है और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स करनी है। रेस्क्यू ब्रेथ में क्या होता है कि तुम्हें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, अपने मुंह से तुम्हें हवा भर के उसके मुंह में भरनी पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ कि ब्रेन डैमेज कैन हैपन इन 5 to 10 मिनट्स इफ़ सीपीआर इज़ नॉट प्रोवाइडेड। पता क्या होता है, ब्रेन ना काफ़ी नाजुक सा ऑर्गन होता है, तो अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हार्ट का काम क्या होता है, हमारा दिल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को, या फिर जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको पंप करना, उसको सारे बॉडी ऑर्गन्स में पंप करना। तो जब हार्ट फेल हो रहा है, बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसकी ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो 5 to 10 मिनट्स में अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। सो उस डैमेज को रोकने के लिए हमें सीपीआर करना पड़ता है। अब पता है क्या होता है, एडल्ट्स और चिल्ड्रन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और तुम देखो कितना सिली पॉइंट लिख के रखा है। एडल्ट्स में ना तुम्हें 5 सेंटीमीटर डीप दबाना है और चिल्ड्रन में तुम्हें 4 सेंटीमीटर। भाई तुम स्केल लेके बैठे हो क्या? तुम ऐसे मेजर कर रहे हो ना, अच्छा 5 सेंटीमीटर हो गया क्या? 1 सेकंड में तुम 100 बार दबा रहे हो, तुम्हें क्या पता लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है? सो अगर तुम इंटरनेट पे जाओगे ना, वहाँ पे ये बकवास नहीं लिख रखी है, वहाँ पे सीधा लिख रखा है कि तुम्हें 2.5 इंचेस करना है। सो वो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, यूज़ बोथ हैंड्स। एडल्ट बिकॉज बड़े होते हैं, तो तुम अपने दोनों हाथों से उनके चेस्ट को कंप्रेस करना है। वहीं चाइल्ड के केस में क्या होता है, तुम्हें सिर्फ एक हाथ यूज़ करना है और 2 फिंगर्स, ओके। देन इज़ 100 टाइम्स अ मिनट। सीपीआर तुम्हें दोनों के केस में, एडल्ट हो या फिर चाइल्ड हो, तुम्हें 100 टाइम्स 1 मिनट में करना है, वो जो कंप्रेशंस होती हैं। और फिर हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है। एडल्ट्स में होता है CAB और चाइल्ड में होता है ABC। अब ये CAB क्या होता है, ABC क्या होता है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ABC क्या होता है, ए फॉर एप्पल, नो, ए फॉर एयरवे। हमने पहले भी पढ़ा था ना, एयरवे को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं कि भाई इसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो इसका एयरवे है, वो खुला है या नहीं। तो पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका जो फोरहेड है, अब तुम इमेजिन करो ना, पर्सन तुम्हारे सामने लेटा हुआ है, तो उसके फोरहेड पर तुम्हें हाथ लगाना है और पीछे को उसका सिर कर देना है, ठीक है।
अब उसका सिर जब पीछे की तरफ जा रहा है तो तुम्हें चिन पकड़नी है, चिन पे हाथ लगाना है और चिन को भी ऊपर को कर देना है। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी विंड पाइप होती है वो ओपन अप हो जाती है। एंड सेकंड होता है बी फॉर ब्रीथिंग। इसमें क्या होता है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, शट नोस्ट्रिल्स एंड यूज़ मास्क। बेसिकली तुम्हें उसके माउथ में रेस्पिरेशन देना है। रेस्पिरेशन देते टाइम तुम्हें उसकी जो नोस्ट्रिल्स होती है ना उनको अपनी उंगली से शट डाउन कर लेना है। बिकॉज अगर तुम माउथ में वो ब्रीथिंग कर रहे हो तो फिर वो हवा नाक से ना निकल जाए, इसलिए नाक को शट करना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास मास्क है तो तुम मास्क लगा लो। बिकॉज क्या होता है ना, दूसरे बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से आ रहा हो, तो वो इन्फेक्शन कहीं तुम्हें ना हो जाए, इसलिए तुम्हें मास्क लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, लाइक अगर है तुम्हारे पास मास्क तो लगा लो, ठीक है। देन सी फॉर कंप्रेशंस, कंप्रेस द चेस्ट टू 2 इंचेस। वही अभी ये लिख रखा है ना 2 इंचेस, अब यहाँ पे इन्होंने भी लिख रखा है 2 इंचेस एनसीईआरटी में। स्ट्रेस एंड इट्स ओके, ये वाला टॉपिक हो गया। सीपीआर में हमने बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंसेस हमने पढ़े थे ABC, अब ये तुम यहाँ पे देखो, एडल्ट्स में कौन सा सीक्वेंस होता है CAB और चाइल्ड में होता है ABC, ठीक है। एडल्ट में तुम्हें पहले कंप्रेशन करनी है, फिर तुम्हें एयरवे चेक करना है, फिर तुम्हें उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है। लेकिन चाइल्ड में क्या होता है ABC, यानी कि पहले एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर कंप्रेशंस, ओके। ऑल्दो पता क्या है, इंटरनेट पे जब तुम जाओगे ना तो सी का फुल फॉर्म हर जगह पे सर्कुलेशन लिख रखा है, लेकिन बिकॉज भाई एग्ज़ाम में अगर नंबर लेने हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे सी का मतलब कंप्रेशंस है, तो तुम कंप्रेशन लिख के आओगे, ओके। और अगला टॉपिक है स्ट्रेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो स्ट्रेस पता क्या होता है, तुम्हें सबको पता है स्ट्रेस क्या होता है ना। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की मेडिकल डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेस को बोलते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू अनस्पेसिफिक डिमांड। तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उसकी डिमांड नहीं थी, वो एक अनवांटेड चीज़ है तुम्हारी बॉडी के लिए। और जो वो बॉडी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है वो अनस्पेसिफिक डिमांड को, तो बॉडी एक रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। बॉडी के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है तुम्हारे साथ, वो एक्सपेक्टेड नहीं था तुम्हारी बॉडी के लिए, बट अब वो हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब स्ट्रेस ना 2 तरह का होता है, एक होता है गुड स्ट्रेस, एक होता है बैड स्ट्रेस। तो गुड में क्या होता है ना, अगर तुम एग्ज़ाम, अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर तुम्हें स्ट्रेस ना होता तो तुम पढ़ने वाले थोड़ी थे, तो तुम ये वीडियो थोड़ी देख रहे होते, तुम अपना कुछ भी कर रहे होते। गुड स्ट्रेस में क्या होता है कि वो स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अगर ये स्ट्रेस ना होता तो तुम अभी पढ़ाई नहीं कर रहे होते। अगर तुम्हें पेपर मिला है, अभी तुम आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो, तो अगर तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा फिर तो तुम एकदम ऐसे चिल्ल होके बैठ जाओगे ना, तुम तो सो जाओगे, तुम आंसर क्यों लिखोगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम नहीं लिखा तो लाइफ में मेरी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी थोड़ी सी। सो गुड स्ट्रेस क्या करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारी एनर्जी को फोकस करता है और हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लेकिन बैड स्ट्रेस क्या होता है, वो हमें एंग्जाइटी कॉज करता है, उससे हमें टेंशन होती है और उससे हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल में कम हो जाती है, ठीक है। अगर तुम लो फील कर रहे हो तो तुम प्रोडक्टिव नहीं हो ना। 2 तरह के जो स्ट्रेस हैं, आई थिंक ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम जाते हैं कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस पे, और इसके ना 1 2 3 4 5 6 कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। हम अभी 17 18 ये वाली एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, लेकिन जब तुम 25 26 27 जब तुम एक्चुअल में कमाने लग जाते हो ना, जब तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सिर पे है, कई बार पता क्या होता है, तुम किसी अगर बैंक में जा रहे हो, कोई प्राइवेट बैंक है कहीं पे भी, तो कुछ एम्प्लॉयज़ ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तुम देख रहे हो यार बदतमीज़ी से क्यों बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब तुम देखोगे ना, लाइक उस बंदे की हो सकता है सैलरी 20,000 25,000 इसके अराउंड है। तो भाई अगर 30,000 भी है ना, 30,000 पर मंथ इज़ नॉट अ गुड इनफ सैलरी। अगर तुम्हारे पास एक फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो 30,000 इनफ नहीं है उसके लिए। सो बहुत बार क्या होता है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, तुम उसको ऊपर से देख रहे हो, तुम कह रहे हो ये बंदा यार बुरा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेस आ रहा है, उसने रेंट भरना है, उसने इंश्योरेंस भरनी है, उसने लोन उठा रखे हैं। इंडिया में पता है क्या होता है, अगर तुम्हारी सैलरी कम भी है ना,
तो भी तुम्हें सब कुछ जलाना है, तुम्हें सब महंगी से महंगी गाड़ी लेनी है, शादी में पूरा एक्सपेंसिव करना है, तो उससे स्ट्रेस और आ रहा है बिकॉज तुम्हारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, सैलरी कम है, फाइनेंशियल तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। एंड सेकंड होता है वर्क जॉब स्ट्रेस। तुम कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर सुन लो भाई, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तुम्हें ना एक चीज़ सब लोग कह रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, ठीक है, जो काम तुम्हें अच्छा लगता है ना वो करो। क्योंकि जब तुम्हारी जॉब सही नहीं चल रही है ना, पढ़ाई कितना टाइम करोगे? 12th क्लास, अभी में 12th क्लास तुम्हारी पास आउट हो जाएगी, उसके बाद में कॉलेज 4-5 साल वो निकल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ तुम्हारे काम में निकलने वाली है। तो अगर तुम अपने वर्क को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम्हारे वर्क में स्ट्रेस हो रखा है, तुम्हें वो काम करना पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं रह सकता। थर्ड होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स। चाहे दुनिया का कितना भी अमीर आदमी हो भाई, जब वो घर पे आता है, अगर उसके घर पे लड़ाई चल रही है ना, तो उसका माइंड खुश नहीं रह सकता। बिकॉज़ ये वो बैटल होता है भाई, सदगुरु को भी ले आओ ना, वो वैसे जो होता है ना कि वो तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते होंगे, कितना कंट्रोल कर लोगे? जो तुम्हारे घर में कुछ पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारा जो बड़े होकर लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, सो पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस होता है। बिकॉज़ उन लोगों में तुम रह रहे हो, ठीक है, वो लोग तुम्हारे अराउंड हैं 24 आवर्स, तो वो स्ट्रेस, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो स्ट्रेस होगा वहाँ पे। फोर्थ वन इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग तुम पता क्या करना, अगर कोई बच्चा तुम्हारे होता है ना, मामा चाचा का कोई बच्चा होता है, तुम कितनी देर तक टॉलरेट कर सकते हो एक बच्चे को? बिकॉज मैं तो ज़्यादा देर नहीं कर सकता भाई। जब कोई बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रखा होता है ना, तो ना इधर ले जाओ ना यार इसे, लाइक तंग कर रहा है, रो रहा है बार बार। तुम एक चीज़ इमेजिन करो, वो पेरेंट्स पे क्या होता होगा, लाइक उनको तो 24 घंटे वो बच्चा संभालना है ना। सो पेरेंटिंग ऐसी चीज़ होती है, लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा मेंटली काल्म होना पड़ेगा, तुम्हें उस स्टेज में जाके लाइफ में बच्चे चाहिए जहाँ पे तुम एक्चुअली में अपने माइंड को हैंडल कर सकते हो। कई लोग रेडी नहीं होते हैं पेरेंट्स बनने के लिए, लेकिन पेरेंट्स बन जाते हैं, तो उसकी उसकी वजह से ना बैड पेरेंटिंग होती है। तुम्हारे बच्चा तुम्हें प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, ठीक है, तुम इरिटेट हो रहे हो बार बार, तुमने उसके थप्पड़ लगा दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि उसके जो छोटा होता है ना यार, तो उसका दिमाग फॉर्म हो रहा है, उसके दिमाग में वो ट्रॉमा बन रहा है। धीरे धीरे करके बैड पेरेंटिंग क्या करती है, तुम्हारी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर लेती है, तुम ट्रॉमा से गुजर के निकलते हो। एंड द फिफ्थ वन इज़ डेली लाइफ एंड बिजीनेस। इसमें क्या होता है कि जो रोज़मर्रा का स्ट्रेस होता है ना, तुम चाबी भूल गए गाड़ी की, तुमने फ़ोन पे खोला यार, नोटिफिकेशन, किसी ने कोई बुरा कमेंट कर दिया, साइबर बुलिंग कर दी, कुछ भी हो गया, तो ये जो डेली की चीज़ें होती हैं ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस कॉज करती हैं, इसको हम डेली लाइफ और बिजनेस में काउंट करते हैं। देन द लास्ट वन इज़ पर्सनैलिटी एंड रिसोर्सेज। हर एक की यार अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। और अब एक चीज़ इमेजिन करो, जो इंट्रोवर्ट है उसको कब स्ट्रेस हो रखा है? उसको तब स्ट्रेस होगा ना जब वो लोगों के अराउंड है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट को कब स्ट्रेस होगा? जब वो अकेला है, बहुत ज़्यादा देर तक अकेला रहेगा, तो उसके माइंड में थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस आने लग जाएगा। और कई लोग ना परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो उनको होता है ना यार ये काम पूरे परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। अब वो अगर नहीं हो रहा है परफेक्ट तरीके से, तो तुम्हें स्ट्रेस होता है अगर तुम परफेक्शनिस्ट होते हो। और एक चीज़ मैं तुम्हें और सजेस्ट करने वाला हूँ कि इंटरनेट पे जाना, गूगल पे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पे। गूगल पे जाके ना पर्सनैलिटी टेस्ट सर्च करना, PERSO, पर्सनैलिटी टेस्ट। अभी यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तुम पहली वेबसाइट भी खोलोगे ना, 16 पर्सनैलिटी इसका नाम है। तो यहाँ पे तुम्हें एक फ्री पर्सनैलिटी ये टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस को ना आंसर करके देखना। फॉर एग्जांपल ये लिख रखा है ना, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, और तुमने यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो इसके साथ। तो ये सारा टेस्ट दे के देखना, इससे ना एंड में तुम्हें एक रिपोर्ट बना के देंगे, तो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी कि तुम बेसिकली, ये भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बिकॉज कई बार होता है ना कि तुम झूठ बोल देते हो आंसर में। लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन बहुत कुछ बता देगा तुम्हारे बारे में। सो इसको लेके देखना है, तुम्हारी पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, मुझे वैसे ही बताना था तो मैंने बता दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। स्ट्रेस के कौन से सिम्टम्स होते हैं? 2 तरह के बेसिकली होते हैं। एक तो होता है चेंज इन मूड, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है, तुम्हें डीमोटिवेशन हो रही है, तुम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो,
या फिर रेस्टलेस फील कर रहे हो, ठीक है, इधर उधर ऐसे उछल रहे हो। सो दूसरे जो होता है चेंज होता है वो होता है चेंज इन बिहेवियर। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। कई लोग होते हैं वो एडिक्ट बन जाते हैं, ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। कोई भी ना ड्रग एडिक्ट ऐसे ही नहीं बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग होते हैं लाइक वो अगर अल्कोहल पी रहे हैं तो वो शायद रेगुलरली नहीं पी रहे हैं, कभी कभी पी लेते हैं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया, अब वो क्या करते हैं, अब वो अल्कोहल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो एडिक्ट बन जाते हैं उस चीज़ के। ओवर ईटिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, या फिर सोसाइटी से विड्रॉल कर लेना, ठीक है, अकेला रहने लग जाना। ये सब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर। आगे होता है फिज़िकल इफ़ेक्ट्स। अब इसमें तुम्हें 5 जो लेटर्स हैं वो याद रखने हैं। एक होता है डाइजेस्टिव, एक होता है रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी, मस्कुलर और सेक्सुअलिटी। DRIMS। रिम होता है ना गाड़ी का, RIM, रिम्स होते हैं ना, उसके सामने D लगा लो, ड्रीम्स बन जाएगा। और डी से क्या मतलब है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है। जब तुम्हें स्ट्रेस हो रखा है तो तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोस है वो रिलीज़ हो रहा है। अब वो ग्लूकोज से ना तुम्हें शुगर हो सकता है, जो डायबिटीज़ जो बीमारी होती है वो हो सकती है। सेकंड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या होता है, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होता है कि जब तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है तो तुम्हारी एकदम से सांस तेज़ चलने लग जाती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो चांसेस आर कि तुम्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है उससे। थर्ड वन इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तुम्हारी कम हो जाती है अगर तुम्हें स्ट्रेस होता है। फोर्थ इज़ मस्कुलर सिस्टम, यानी कि मसल्स तुम्हारे टाइट हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो अच्छी बात है, मसल टाइट हो जाते हैं। नहीं, बिकॉज मसल पता है क्या होता है, वो 24 आवर्स वो टाइट ही रहते हैं, लाइक वो रिलैक्स नहीं करते हैं। तो जब वो मसल्स टाइट रहते हैं तुम्हारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, उससे तुम्हें पेन होने लगता है, तुम्हारा शोल्डर वो पेन करने लगता है। फिफ्थ वन इज सेक्सुअलिटी। टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप्स एंड लेस स्पर्म प्रोडक्शन इन मेन। क्या होता है, जब स्ट्रेस हो रहता है ना तो तुम्हारी जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। और इससे जो डिजीज़ होती हैं, तो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, बेसिकली इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है इम्पोर्टेंस। अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो बच्चे बच्चे नहीं होंगे फ्यूचर में, ठीक है। एंड देन इज़ इन वुमेन इट अफेक्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल होता है वो अफेक्ट होता है किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो 5 चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, DRIMS, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी, मस्कुलर और सेक्सुअलिटी, ठीक है, इनको याद रख लेना। फिज़िकल लेवल पे तुम्हें ये 5 चीज़ें स्ट्रेस के लेवल पे अफेक्ट करती हैं। एक सेकेंड यार, मैं पानी पी लूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। यूजली पता है क्या होता है, ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना मैं कट कर देता हूँ। लेकिन अभी मेरे भी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मेरे पास ना तो ऑडियो एडिटिंग करने का टाइम है ना वीडियो एडिटिंग करने का, तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। सो आगे हम बढ़ते हैं कि डू प्राणायामा, ध्यान, सूर्य नमस्कार, आसनास टू टैकल स्ट्रेस, ठीक है। प्राणायाम हमने कल भी पढ़ा था। प्राणायाम ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम स्टेज पे जा रहे हो तो तुम्हें अगर कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उससे तुम्हारा जो स्ट्रेस होता है, तुम्हारी एंग्जाइटी होती है स्टेज से पहले, वो कम हो जाती है। और नेक्स्ट वन इज़ ध्यान। ध्यान वही मेडिटेशन करो यार, सूर्य नमस्कार एंड आसनास, ठीक है, इससे तुम स्ट्रेस को टैकल कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ईट सात्विक डाइट। योगिक डाइट हमने कल पढ़ रखा है। तो अगर तुम अच्छी डाइट लेते हो उससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाता है। अब हम बेसिकली जो डिजीज़ेस होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो पहले है ओबेसिटी। ओबेसिटी तुम्हें ऑलरेडी पता है कि बहुत ज़्यादा बॉडी फैट इंक्रीज़ हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें ना तुम्हें BMI देखना है। ये जो BMI होता है, अगर ये 30 से हाई है, 30 से ऊपर है, BMI कैसे कैलकुलेट होता है, वेट अपॉन हाइट। वेट तुम्हें लेना है kg में, हाइट तुम्हें मीटर स्क्वायर में लेनी है। तो अगर BMI तुम्हारा 30 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि तुम्हें ओबेसिटी है, ठीक है। अब ओबेसिटी में क्या होता है ना, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, ये 6 मेन कॉज होते हैं। नंबर 1 होता है डाइट।
तुम्हारी अगर डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, तुम अनहेल्दी खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फैट से भर रखा है, जंक फूड खा रहे हो, तो तुम्हें ओबेसिटी हो सकती है। दूसरा होता है जेनेटिक्स। कई लोगों की हो सकता है यार जेनेटिकली वो ओबीस होते हैं, और कई लोगों में क्या होता है अर्ली माल न्यूट्रिशन। पता क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा पहले गरीब था, वो उसको पहले माल न्यूट्रिशन था, इसका मतलब ये नहीं कि जब वो अमीर हो गया तो वो ज़्यादा खाने लग गया, नहीं नहीं नहीं, वो चाहे कम भी खा रहा है ना, लेकिन पहले उसकी बॉडी थी वो अडेप्ट कर गई थी कम खाने के लिए, उसे पहले इतना खाने के लिए नहीं मिलता था। अब जब सडनली वो अमीर हो गए हैं ना, तो उसको क्या होता है कि जो माल न्यूट्रिशन से तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर रही थी, अब एकदम से तुम्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है। देन इज़ लाइफस्टाइल। ठीक है, लाइफस्टाइल मतलब यार अगर तुम सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी होगी ना। देन इज़ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से तुम्हारा वेट गेन होने लग जाता है। एंड द सिक्स वन इज़ गट फ्लोरा। तो गट फ्लोरा में एक सेकेंड यार, गट फ्लोरा का मीनिंग देखना पड़ेगा मुझे भी। gut, FLORA। Gut flora is the mechanism of bacteria that live in the digestive tract. Alternatives, okay. सो गट फ्लोरा क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरियाज की बात कर रहा है ये। जो तुम्हारे गट तो पता है ना तुम्हें, जो तुम्हारी गर्दन से होकर गट निकलता है, तो उसमें जो कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो बीमारी होती है उनसे ओबेसिटी कॉज होती है। या तुम्हें ना इनकी डिटेल में नहीं जाना है, तुम्हारी एनसीईआरटी में ना जो कॉजेज़ लिखे हैं तो हार्डली उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है। ओबेसिटी का अगर क्वेश्चन आएगा, तुम ये जो नीचे मैनेजमेंट है ओबेसिटी की, हम 5 डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक होती है डाइट की मैनेजमेंट, एंड सेकंड होती है योगिक मैनेजमेंट। तो दो दो लेवल पे तुम किसी भी डिजीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे। और डिजीज़ में एक होती है योगिक, जो तुम्हारी मैनेजमेंट होती है उसकी ओबेसिटी की। सो पहला जो तुम कर सकते हो वो है ओम चैंट। ओम चैंट क्या होता है ना, अगर तुम्हें डिप्रेशन से ओबेसिटी हो रही है, एंग्जाइटी से ओबेसिटी हो रही है, तो ओम चैंट तुम्हारे माइंड को रिलैक्स कर देगा, ठीक है, तुम मेंटली थोड़े स्टेबल हो जाओगे। सेकंड है आसन। आसन में तुम्हें 2 आसन याद रखने हैं, एक होता है शवासन और एक होता है भुजंगासन, ठीक है। तो आसन से क्या होता है कि तुम्हारी जो ओबेसिटी है वो, बिकॉज अगर तुम फिज़िकल कुछ कर रहे हो, शवासन भुजंगासन, तुमने 2 आसन याद रखने हैं, उससे डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तुम्हारा फैट बर्न हो रहा है। वैसे भी आसन हेल्प करते हैं ओबेसिटी में। एंड द थर्ड वन इज़ ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन करना। अगेन ध्यान क्या करता है, तुम्हारे जो दिमाग है उसको रिलैक्स कर देता है। नंबर 4 है क्रियाज। क्रियाज होते हैं जो प्रोसेसेस तुम्हारी क्लीनिंग कर देते हैं बॉडी की, ठीक है। नीति क्रिया होता है, तुमने पहले पढ़ रखे हैं, लेकिन ये आने नहीं वाले हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रियाज होते हैं जो ओबेसिटी को क्योर करने में हेल्प करते हैं। और द फिफ्थ वन इज़ सूर्य नमस्कार, फिर प्राणायाम और नियमा और यामा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जितनी भी डिजीज़ेस हैं उनमें तुम्हें 5 चीज़ें याद रखनी है। एक है ओम चैंट, एक है आसन। आसन में भी तुम्हें सिर्फ 2 ही याद रखने हैं, शवासन और भुजंगासन। फिर होता है ध्यान, क्रिया और प्राणायाम। 5 मार्क्स का तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स का तुम्हें ये याद रख लेना है, बिकॉज सारे जितने भी डिजीज़ हम नीचे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो गया, चाहे वो नीचे बैक पेन हो गया, सब में जो योगिक मैनेजमेंट है उसमें ये 5 पॉइंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक तो ओम चैंट होता है, आसन होता है, ध्यान होता है, क्रिया 2 में नहीं होता है, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रिया भी होता है ज़्यादातर में। और फिफ्थ होता है प्राणायाम। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं हाइपरटेंशन पे। तो हाइपरटेंशन क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तुमने देखा है ना कि जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो होती है 140 होता है अपर ब्लड प्रेशर, और 90 या 80 होता है तुम्हारा जो लोअर ब्लड प्रेशर होता है। उससे अगर ऊपर तुम्हें जाता है तो तुम्हारी सांस तेज़ होने लग जाती है, लाइक हम बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो हाइपरटेंशन के ना 2 टाइप्स हो रखे हैं। अब ना तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ लिख रखा है यार हाइपरटेंशन के टाइप्स, उसमें भी आगे टाइप्स लिख रखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बकवास जो होती है ना वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो तुम्हें बेसिकली 2 मेन टाइप्स याद रखने हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अंडरलाइंग डिजीज़, यानी कि तुम्हें हाइपरटेंशन हो रही है लेकिन तुम्हें कोई डिजीज़ नहीं है। हाइपरटेंशन बिकॉज अगर तो हाइपरटेंशन के साथ तुम्हें कोई डिजीज़ है फिर वो सेकेंडरी होती है।
फिर तुम्हें हाइपरटेंशन ओरिजिनली नहीं हो रही है, तुम्हें किसी डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है। सो प्राइमरी में क्या होता है, कुछ और डिजीज़ नहीं होती है। सेकेंडरी में ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज़, तुम्हें कोई और डिजीज़ थी, उसकी वजह से तुम्हें हाइपरटेंशन हो रखी है, ठीक है। देन डाइट मैनेजमेंट में तुम्हें क्या करना है, अब तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, अगर तुम्हें अपने ब्लड जो शुगर लेवल है, शुगर नहीं, जो ब्लड प्रेशर है, उसको नीचे लेके आना है, तो सबसे पहले तुम्हें जो फ्राइड फूड होता है, जंक फूड होता है, उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट स्किप अ मील, ठीक है, भूखे नहीं रहना है। और अवॉइड हाई सॉल्ट कंटेंट फूड। सुना है ना कि जब नमक खाते हो तो उसमें तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो ज़्यादा सॉल्ट नहीं खाना है। और इसकी अगेन जो मैंने बोला था ना, योगिक मैनेजमेंट में ये 5 चीज़ें होती हैं सारी डिजीज़ में। एक होता है क्रिया, फिर आसन में वही आसन सेम आ गए, शवासन और भुजंगासन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, और फिर ओम चैंट, ठीक है। और फिर आते हैं हम लो बैक पेन पे। तो लो बैक पेन क्या होता है कि तुम्हें बॉडी में स्ट्रिफ हो रखे हैं तुम्हारे मसल, तुम्हें पेन हो रखा है। कॉजेस मसल एक कैन अकर व्हेन वी लिफ्ट समथिंग हैवी। तो योगिक मैनेजमेंट में अगेन अगेन तुम्हें यही याद रखना है, लेकिन इस बार क्रिया नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रख लेना। योगिक जो लो बैक पेन होता है उसमें अगर तुम्हें योगा से मैनेज करना है बैक पेन को, क्रिया नहीं करना है। बिकॉज क्रिया क्या होता है, खुद को क्लीन करना ना, खुद के मुंह को क्लीन करना, नाक को क्लीन करना। तो बैक पेन से उसका कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। इसकी जगह तुम कुछ और लिख सकते हो, लाइक स्पाइनल एक्सरसाइजेज होती हैं, ये वाला तुम लिख सकते हो। स्पाइन की अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम उससे अपने बैक पेन को क्योर कर सकते हो। सो सबसे पहला है ओम चैंट। ब्रो, ओम चैंट लाइक ओके ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है, बट एक सेकंड के लिए सोचो ना भाई, तुम्हें बैक पेन हो रखा है, तुम क्या करोगे, तुम ऐसे बोलोगे ओम ओम, फिर उससे बैक पेन थोड़ी ना क्योर हो जाएगा। लाइक आई एम जस्ट सेइंग, बट क्या यार, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। वैसे अगर तुम्हें मार्क्स लेने हैं तो तुम्हें यही लिख के आना पड़ेगा। ओम चैंट होता है, प्राणायाम होता है, स्पाइनल एक्सरसाइज होती है, फिर योगासन में वही सेम आसन, शवासन और भुजंगासन, और फिर होता है ध्यान, ठीक है। ध्यान ना भी वैसे मेडिटेशन थोड़ी बैक पेन को क्योर करेगा यार, क्या बात कर रहे हो। देन होता है अदर प्रिकॉशंस। तो अगर तुम्हें और प्रिकॉशंस लेनी है बैक पेन के, एक होता है स्लीप ऑन साइड, ठीक है। तो जब तुम सो रहे हो ना, तुम्हें एक साइड पे सोना है, तुम्हें सीधा नहीं सोना है। सो यूजली लेफ़्ट साइड प्रेफर की जाती है। देन इज़ डू नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, एकदम से भारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे यूजली तुम्हें पेन होता है, वो नहीं उठाने हैं। मेंटेन अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड यूज़ कंफर्टेबल शूज़, ठीक है। तो डीप जो हमारी 4th डिजीज़ है उस पर आते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। तो अस्थमा तुम्हें पता है क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन विच एयरवेज गेट नैरो, इट कैन कॉज कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कफिंग तुम्हें पता है ना, अस्थमा कब हो रखा है, जब उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, ठीक है। एंड देन इज़ डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट। और इसका जो डाइटरी मैनेजमेंट है, तुम डाइट से इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। एक सेकंड के लिए तुम सोचो, तुम्हें खांसी हो रही है तो तुम कैसे क्योर करोगे। तुम जो ये कोल्ड चीज़ें होती हैं, आइसक्रीम होता है, ये नहीं खाओगे। फ्रूट्स जैसे कि बनाना, ये नहीं खाओगे, ठीक है। फिर योगिक मैनेजमेंट इससे हम कैसे करते हैं, देखो इसमें भी वही चीज़ आ रखी है, क्रिया होता है, ओम चैंटिंग है, योगासन, और वही 2 आसन है, शवासन और भुजंगासन, ध्यान और प्राणायाम, ठीक है। फिर हम 5th की बात करते हैं, और इसमें भी ओम चैंट लिख रखा है क्या, अस्थमा में ओम चैंट होता होगा भाई, हमें क्या पता। ओम चैंट वैसे तुम्हें एग्ज़ाम में लिख के ना पड़ेगा। तो अथराइटिस, इसको हिंदी में हम गठिया बोलते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इनएबिलिटी टू वॉक और यूज़ योर हैंड। फिर होता है हम इससे वेट लॉस हो जाता है, टायर्डनेस होती है, और हमारा स्लीप स्केड्यूल बिगड़ जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये पहला पॉइंट है, इनएबिलिटी टू यूज़ हैंड्स और वॉक। अब योगा में इसको कैसे मैनेज करोगे। अब देखो यार, अब यहाँ पे कॉमेडी चल रही है, पता क्या कॉमेडी चल रही है। अगर तुम्हें जॉइंट्स को मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, तो तुम मेडिसिन नहीं लोगे, तुम पता क्या करोगे, तुम ओम बोलोगे, तुम बोलोगे ओम, और तुम्हारा वो क्योर हो जाएगा, तुम्हारा जॉइंट पेन क्योर हो जाएगा, ठीक है। स्पाइनल एक्सरसाइजेज समझ में आता है, शव आसन जो होते हैं समझ में आता है, प्राणायाम चलो ठीक है मान लिया, ध्यान और ओम चैंटिंग किसी भी पॉइंट में लिख रखा है भाई, कुछ सेंस है क्या इसका, ठीक है। बट एनीवेज, सो योगा फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल इज़ फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली।
ये 5 जो लेवल्स होते हैं, फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन होती है। तुम जब अपने माइंड में सोचते हो पर्सनैलिटी, तुम किसी और की पर्सनैलिटी इमेजिन करते हो, तुम उसके फिज़िकल अपीयरेंस को कंसिडर करोगे, उसके दिमाग को कंसिडर करोगे, वो बंदा सोशली कैसा है, बाकियों से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको तुम कंसिडर करोगे, उसका इमोशनल लेवल कहाँ पे है, वो कितनी जल्दी नर्वस हो जाता है, उसको तुम कंसिडर करोगे। फिर तुम्हारे स्पिरिचुअली वो कौन सी चीज़ों में मानता है, भगवान वगैरह, उसको भी तुम कंसिडर कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू योगा जो 5 कोशास होते हैं, इनके तुम्हें सिर्फ नाम याद रखने हैं। 5 कोशास सराउंड दी आत्मा। तुम्हारी जो आत्मा होती है ना, कोशास होता है बॉडी, तो आत्मा के अराउंड 5 बॉडीज़ होती हैं। एक होती है तुम्हारी फिज़िकल बॉडी, जिसको भी तुम टच कर सकते हो, उसको बोलते हैं अनामाया कोशा, ठीक है, अनामाया कोशा। सेकंड होता है प्राणायाम कोशा, यानी कि एनर्जी की बॉडी होती है जो। और प्राणायाम कोशा को हमें अगर अच्छी हेल्थ में लाना है तो हमें प्राणायाम ही करना पड़ेगा। उससे पहले जो फिज़िकल बॉडी थी उसको हमें अच्छी हेल्थ में लाना है तो हमें आसना करने पड़ेंगे। सो थर्ड होता है मनोयामा कोशा, ये होता है मेंटल बॉडी। अभी मेंटली अगर तुम्हें योगा सिखा रहा है कि खुद को अच्छा बेटर कैसे करना है, तो तुम्हारे खुद के दिमाग में आ रहा है ना कि एक तो तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान और समाधि वो सब करना पड़ेगा। फोर्थ होता है विजानन्य कोशा, इसको करते हैं ब्लिस बॉडी। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है, बस तुम्हें नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। देन इज़ योगा फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, योगा फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल अटेंशन, मेमोरी। ओके, सो योगा तुम किसके लिए करते हो? तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी अगर डेवलप करनी है तो तुम्हें 5 लेवल्स पे करनी पड़ेगी, ठीक है। योगा तुम्हें कैसे हेल्प करेगा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए? नंबर 1, योगा तुम्हें फिजिकली ग्रो करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, इट इज़ यूज फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव होता है मेंटल, जैसे कि अटेंशन, तुम्हारी मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, इन सारी चीज़ों को डेवलप करता है। नंबर 3 है योगा फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, इट कंट्रोल्स योर नर्वसनेस, योर एंग्जाइटी लेवल, स्ट्रेस एक्सेट्रा। नंबर 4 है योगा फॉर सोशल डेवलपमेंट। योगा तुम्हें, बिकॉज तुमने पहले पढ़े थे ना, यामा और नियामा पढ़े थे, तो वो सब क्या थे? रूल्स टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, वो सब क्या थे? सोशल डेवलपमेंट थी, ठीक है। नंबर 5 क्या है? योगा फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बेसिकली एंड में जाके जो ये रह जाते हैं ना, धरना, ध्यान, समाधि करना, एंड में वो क्या होता है? वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रखा है। एंड एक चीज़, बस एक टॉपिक है जो यहाँ से रह गया था, वो था सूर्य नमस्कार। उसको, बिकॉज पता क्या है, ये सूर्य नमस्कार अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ना तो मैं वीडियो बना सकता हूँ खुद की, और ना ही मैं ऐसे कुछ बोल के तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। सो बस एक वो टॉपिक है जो तुम्हें यूट्यूब में से, अगर तुम ट्यूटोरियल खोलोगे हाउ टू डू सूर्य नमस्कार, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लेना। बाकी हमारा सब कुछ हो रखा है इस चैप्टर में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।